प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में बताया था। अभी उसमें कुछ अन्य आलोचक बाकी रह गए थे। तो पिछले प्रगतिवादी समीक्षकों में हमने जिक्र किया था प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद्र जैन, अमृत राय, रांगे राघव और डॉक्टर नामवर सिंह। इतने लोगों की मैंने चर्चा की थी। आज मैं विश्वंभर नाथ उपाध्याय के बारे में बता रही हूँ। विश्वंभर नाथ उपाध्याय प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्राचीन और नवीन दोनों साहित्य का विस्तृत विवेचन करते हैं, अध्ययन करते हैं और इनके प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं इनकी। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीर दास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, जलते और उबलते प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहपा, ये सब इनकी प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं। इसमें इन्होंने विचारधारा के विश्लेषण को अधिक महत्व दिया है, रूप तत्व को कम महत्व दिया है। इसके बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण समीक्षक है रमेश कुंतल मेघ। इन्होंने भी मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है और इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनोसौंदर्य सामाजिक भूमिका। दूसरा है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, तुलसी आधुनिक वातायन से, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिक क्रांतियां, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा और साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक। ये सब इनकी महत्वपूर्ण चर्चित कृतियां हैं। इन्होंने कहा है कि आज की दृष्टि में आज के समय की सारी समस्याओं के समाधान का बस एक ही रास्ता है, वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इन्होंने कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और रामचंद्र शुक्ल आदि अनेक समीक्षा ग्रंथों की रचना की। इन्होंने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की परिधि में आने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया और स्पष्ट निर्णय दिया।
इन्होंने मुक्तिबोध और निराला का मूल्यांकन बहुत साफ सुथरे ढंग से किया है, बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है इस क्षेत्र में। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इनकी कृतियां हैं हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में, कुछ कहानियां कुछ विचार, इनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आलोचक है धनंजय वर्मा। इन्होंने भी कुछ कृतियों की रचना की, जैसे आस्वाद के धरातल, फिर इसके बाद निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय आदि अनेक कृतियों की रचना की। नंद किशोर नवल एक अन्य आलोचक है, नई पीढ़ी के आलोचकों में इनका विशेष स्थान है। नंद किशोर नवल जी का, इन्होंने काव्य और गद्य दोनों की समीक्षा की है। कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहां सक्रिय है, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, समकालीन काव्य यात्रा, दृश्यालेख, निराला कृति से साक्षात्कार, रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, निराला काव्य की छवियां, कविता पहचान का संकट, दिनकर अर्धनारीश्वर, इनकी बहुत सारी ये सब समीक्षात्मक कृतियां हैं। हेलो, हाँ मनीषा, 1 मिनट रुको, क्लास में ले रहे हैं, फिर बाद कॉल करेंगे। हेलो, तो नंद किशोर नवल जी का यह सब महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक है मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे की अब तक 6 समीक्षात्मक कृतियां प्रकाशित हुई हैं, लेकिन जितनी भी इनकी कृति प्रकाशित हुई है उसमें इनके गहरे, बहुत ही गहरे समीक्षात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है हमें। साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, मध्यकालीन आंदोलन और सूर का काव्य, आलोचना की सामाजिकता, सूरदास, उपन्यास और लोकतंत्र, आलोचना में सहमति और असहमति, ये सब इनके प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं। इसके बाद शंभुनाथ एक आलोचक हुए हैं, शंभुनाथ। इन्होंने भी प्रगतिशील समीक्षकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और हिंदी साहित्य को अपनी कई समीक्षात्मक कृतियां दी हैं। इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं दिनकर, कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी नवजागरण और संस्कृति, संस्कृति की उत्तर कथा, सभ्यता से संवाद, ये सब इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। इन्होंने कहा कि भक्ति काल दूसरा नवजागरण था। ये मान्य है कि भक्ति काल भारतवर्ष में दूसरा नवजागरण था। इसके बाद प्रगतिशील समीक्षकों में, अन्य समीक्षकों में कमला प्रसाद, कर्ण सिंह चौहान, मधुरेश, खगेंद्र ठाकुर, श्याम कश्यप आदि अनेक समीक्षकों का नाम आता है, जिन्होंने अपनी समीक्षा द्वारा हिंदी समीक्षा को उचित स्थान, उचित ऊंचाई दिया। इसके बाद आप लोगों को हम नई समीक्षा के बारे में पढ़ाएंगे। नई समीक्षा क्या है? अभी आप लोग को हम
आपके पिछले क्लास से ही कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप लोगों को कितना मालूम है। आप कृपया बताएं कि द्विवेदी युगीन कुछ आलोचकों का नाम हमें बताएं। द्विवेदी युगीन कुछ समीक्षकों का नाम बताएं, कोई भी विद्यार्थी। हेलो, मेरी आवाज सब लोगों तक पहुंच रही है? हेलो, हेलो, नीतीश, नीतीश कुमार, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, आवाज आ रही है मैम। हाँ, तो बताओ कि द्विवेदी युगीन कुछ समीक्षकों का नाम बताओ मुझे। द्विवेदी युग मैम। हाँ, द्विवेदी युग के। अब आज कुछ पहले के कक्षा से पूछेंगे कि आप लोगों को कितना मालूम है। आगे बहुत, चूंकि आलोचना बहुत विस्तृत है, पीछे का भूलता जाएगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बताइए, द्विवेदी युगीन कुछ आलोचकों के नाम बताइए। बोलिए। नहीं याद है मैम। क्यों? कुछ अभी पिछली बार बताए थे ना कि इस तरह से भूलिएगा तो फिर मेरे आगे बढ़ने का औचित्य क्या रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो खुद में एक आलोचक थे, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। यस मैम। इसके बाद पद्म सिंह शर्मा, बहुत सारे हम नाम बताए हैं उसे पढ़ाते वक्त। उस समय नहीं हम क्लास किए थे मैम। अच्छा, हम डेली आपको देखते हैं आपका नाम, आप लोग बहाना क्यों करते हैं? नहीं नहीं मैम, इधर 2 दिन से जुड़ रहे। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन थे, बहुत सारे हम नाम बताए थे। बालकृष्ण भट्ट, बच्चन सिंह और ये लोग तो बच्चन बाद सिंह के, सब इसी में आते हैं मैम। ये सब बाद के आलोचक हैं। ये है आलोचक है, सब लोग हैं, लेकिन ये बाद के आलोचक है। हम द्विवेदी युग के आलोचकों के बारे में पूछ रहे थे। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में ही तो आलोचना विस्तृत हुई। तो हम द्विवेदी युगीन आलोचकों के बारे में पूछ रहे थे। छायावाद युगीन आलोचकों का नाम बताइए, कोई भी विद्यार्थी। छायावाद युगीन आलोचकों का नाम बताएं। रीता कुमारी, रीता कुमारी, मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 101 रीता कुमारी। हाँ, बताइए, बताइए तो छायावाद, यस मैम। छायावाद के आलोचकों का नाम बताइए तो कुछ आप। याद नहीं है मैम। अब फिर आप भी आप करें कि नहीं याद है? अब उधर द्विवेदी का पूछे तो वो भी है। द्विवेदी का बताइए, द्विवेदी का बताइए। प्रगतिवादी का बताइए। मैम और अभी 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 यहाँ पढ़ा है, अभी प्रगतिवाद पढ़ा रहे थे, उसमें के कुछ आलोचकों का नाम बताइए। आप लोग दोहराते नहीं है। इतना आलोचना विस्तृत है और हमने इस पे कितनी कक्षाएं ली, इसके बावजूद भी, इसीलिए तो हम अब दोहराने का काम करेंगे। हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग मुझे बताइए, द्विवेदी युगीन आलोचकों का, छायावादी के आलोचकों का, प्रगतिवादी आलोचकों का, मार्क्सवादी आलोचकों का सारा नाम बताइए। कम से कम हम तो ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि उनके रचनाओं का नाम बताइए, सिर्फ आलोचक का नाम पूछ रहे हैं। छायावाद युग में नंद दुलारे वाजपेयी सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं छायावाद के। शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र उसी समय के हैं। बहुत सारे आलोचक हैं, सारे सब कुछ पढ़ाए हैं। आप लोग इतनी जल्दी भूलिएगा तो फिर हम कैसे पढ़ा पाएंगे? कुछ मनोवैज्ञानिक आलोचकों का नाम बताइए तो।
मनोवैज्ञानिक आलोचकों का? बताइए, ये भी नहीं मालूम है? नहीं मैम। पाश्चात्य जो देश के किस मनोवैज्ञानिक आलोचना पर बहुत प्रभाव है, कुछ पता है? ये भी नहीं मालूम है। फ्राइड का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सारा विस्तार से पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग नहीं हमको बता पाते हैं, तो फिर बताइए हम कैसे पढ़ाएंगे? आप लोग अगले क्लास में, जब मेरी अगले बृहस्पतिवार को क्लास होगी, तो आप लोग द्विवेदी युग और छायावाद युग हम पढ़ा चुके हैं, और यदि नहीं क्लास किए होंगे तो यूट्यूब पर मेरा डाला हुआ है, सब देख लीजिएगा। उसमें व्हाट्सएप पे दिए हैं यूट्यूब का लिंक, पूरा सुनिएगा ध्यान से। और अगले क्लास में हम प्रश्न करेंगे द्विवेदी युग और छायावाद युग से, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक मैम। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए। छायावाद और द्विवेदी युग का आलोचकों का नाम ना मैम? हाँ, विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि छायावाद युग में केवल कई तरह से आलोचना पद्धतियां प्रचलित हुई, हम पहले भी बताए थे। शास्त्रीय आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, कई तरह की आलोचना के प्रकार थे छायावाद युग में। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, बहुत तरह के आलोचना पद्धतियां प्रचलित हुई छायावाद युग में। तो विस्तृत है, और सारे को सबको विस्तार से पढ़ाए हैं, सबको विस्तृत ढंग से पढ़ कर आइएगा। हम सबको सबसे पूछेंगे ऐतिहासिक कौन कौन से आलोचक हैं, सब पढ़िएगा, और सब हम सब यूट्यूब पे सब डाला हुआ है। एक नहीं तो किताब ले लीजिए। किताब यदि आप लोग के पास नहीं है, तो लॉकडाउन है, इससे मैं किताब भी नहीं ले जा सकता। यदि आपके पास किताब हो तो किताब से देखिए, पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे डाले हुए लेक्चर को सुनिए। कौन सा बुक अच्छा रहेगा मैम? मोटी सी किताब है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, छोटे से शहर में उपलब्ध नहीं हो पाएगी, खुलने के बाद ही अब आप लोग खरीद पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आलोचना का विकास, हिंदी आलोचना बहुत विस्तृत है। भले उसका प्रादुर्भाव भारतेंदु युग में हुआ हो, लेकिन फिर भी बहुत तरह से उसमें परिपाटियां धीरे धीरे विकसित होती चली गई, और विस्तृत है हिंदी आलोचना। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। आगे क्लास में हम करेंगे प्रश्न भी, और नई समीक्षा। आलोचना का एक अन्य रूप है नई समीक्षा, जो कि पाश्चात्य देश से उद्भूत हुई थी। उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि नई समीक्षा कैसे आई। नई समीक्षा भारत में, पहले विदेश में कैसे आई, फिर वो भारत में कैसे आई। इससे देखिए, नई समीक्षा, नई जो शब्द है, नई शब्द वो नयापन लिए हुए हर एक चीज में प्रयुक्त होती है। नई कविता, नई कहानी, और अब नई समीक्षा। तो नई का बोध क्या है, नई का अर्थ क्या है, नया क्या क्या, क्या नया है? कुछ तो नया होगा, तभी तो नाम पड़ा नई कविता, नई कहानी, नई समीक्षा। आखिर इस नयापन में क्या नया है? कविता में यदि नयापन आया, क्या नयापन आया कि नई कविता कहा जाने लगा? कहानी में क्या नया आया कि नई कहानी कहा जाने लगा? अब समीक्षा में क्या नया आ गया कि उसे नई समीक्षा कहा गया? पुरानी समीक्षा से ये किस आधार पे भिन्न है कि इसे नहीं कहा गया? तो ये सारी बातें हैं जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे नई समीक्षा के बारे में। नई समीक्षा का मूल मंतव्य है आधुनिक भाव। देखिए, नई जो शब्द है मूलतः, मैं आप लोगों को बता दूं आज कि नयापन कैसे आया। नयापन आया आधुनिक दृष्टिकोण के कारण, नयापन आया बौद्धिक और वैज्ञानिक चेतना के कारण, नयापन आया औद्योगिक क्रांति के कारण। तो ये सब जब उठा तो उसने मनुष्य के सोच में एक अलग ढंग का नयापन ला दिया।
आप ये भी देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले की सोच और स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1980 के बाद की सोच बिल्कुल अलग है। वो सोच नहीं रह जाएगी जो कि आज की सोच है। तो इसलिए ये क्यों अलग हुआ, ये सोच और ये समाज क्यों अलग हुआ? क्योंकि आज के समाज में वैज्ञानिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति हुई है, तो इसने हमारे सोच में ही जड़ से परिवर्तन ला दिया है और इसी के चलते इसको हम नयापन के क्षेत्र में देखने लगे हैं कि अब नया हो रहा है। इस वैज्ञानिक क्रांति ने हमारे सोच में परिवर्तन ला दिया, इसलिए सब जगह नयापन दिख रहा है। मूल उसका केंद्र वही है, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और पाश्चात्य जगत के आधुनिक जो तर्कवादी जो भावबोध है उससे ये केंद्रित उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस सोच से प्रेरित होकर के जो साहित्य लिखा गया, यदि कविता लिखी गई तो नई कविता कही गई, कहानी लिखी गई तो नई कहानी लिखी गई, समीक्षा लिखी गई तो नई समीक्षा कही गई, लेकिन उसके केंद्र में वस्तुतः आधुनिकता बोध ही है। औद्योगिक क्रांति से उपजा सोच ही है, वैज्ञानिक क्रांति से उपजा तर्कवादी सोच ही है, इसीलिए उसे नई विशेषण से संबोधित किया गया। ये अंतर है नया शब्द जोड़ने के पीछे। जटिल होता गया, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी मानव का जीवन जटिल होता गया, अब वह सरल से जटिल होता गया। हर एक क्षेत्र में जटिलता आती गई, हमारे जीवन शैली में जटिलता आ गई, हमारे सोच में जटिलता आ गई, हमारे रिश्तों में जटिलता आ गई, हमारे समाज में जटिलता आ गई। हम कहीं भी सरलता से अब नहीं जी पा रहे हैं। इस वैज्ञानिक क्रांति के कारण वह सरलता खो गई है। आज हम क्यों बेचैन रहते हैं? इतना वैज्ञानिक क्रांति हो जाने, इतनी सुख सुविधा हो जाने के बावजूद भी मनुष्य अंदर से बेचैन क्यों है? बार बार नई कविता व्यक्तिवादी चेतना की बात करती है, बार बार ये व्यक्तिवादी अहम क्यों उमड़ पड़ता है? पहले मनुष्य सामाजिक भावबोध में जीता था, अब व्यक्तिवादी चेतना की बार बार बात हो रही है। क्यों हो रही है? इतना व्यक्ति का अहम क्यों विकास कर गया? वह सरल जीवन की परिपाटी कहाँ चली गई? तो यह सारी बातें हैं नई शब्द से ढोने पर। नए शब्द का जो प्रचलन हुआ वह इसी ओर संकेत कर रहा है कि समूचे सोच में ही एक नयापन आ गया, जटिल हो गया मनुष्य का जीवन। तो जब तक से आप इस चीज को नहीं समझिएगा, तब तक से आप ये जो नई शब्द है किसी भी क्षेत्र में उसको समझ नहीं पाइएगा। समझ गए? हेलो हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार समझ रहे हैं? यस मैम, यस मैम। तो ये शब्द है। आखिर इंसान कहता है ना कि क्यों नई समीक्षा आ गई, क्यों नई कहानी आ गई, क्यों नई कविता आ गई, क्या अंतर हो गया? यही अंतर है हमारी। अब हम लोग कहने लगे हैं, अब पीढ़ी को भी कहने लगे नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी नई पीढ़ी, सब चीज नयापन। क्यों नयापन? किस क्षेत्र में नयापन भाई? तो यही है नयापन है, व्यक्तिवादी अहम का इतना विकास हो जाना, जीवन में इतनी जटिलता आ जाना, जीवन में इतना तर्क संगत बौद्धिक विज्ञान का आ जाना कि मनुष्य अपने सोच में ही उलझ गया है। यही अंतर है। और इसी भाव जगत को लेकर के अगले क्लास में नई समीक्षा का अध्ययन करेंगे और साथ साथ आप लोग ये दोनों युग को तैयार कर लाइएगा, द्विवेदी युग और छायावादी युग। ठीक है? और साथ साथ हम नई समीक्षा पढ़ाएंगे। ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब आलोचना भी खत्म हो जाएगा, नई समीक्षा के बाद आलोचना खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम कहानियां पढ़ाएंगे।
लेकिन आप लोग दोहराइए अभी। और पहले आलोचना भी हम पूछेंगे, फिर धीरे धीरे अगले क्लास में कहानियों के साथ साथ हम निबंध पढ़ाए हैं ना, कहानी पढ़ाए हैं, हिंदी कहानी का विकास पढ़ाए हैं, हिंदी निबंध का विकास पढ़ाए हैं, हम सबसे प्रश्न करेंगे। पिछले क्लास में जितना पढ़ाए हम सबसे प्रश्न करेंगे, दोहराएंगे कहानियों को पढ़ाने के साथ साथ। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, आप लोग अब पढ़िए चुपचाप, जो पढ़ाए हैं यूट्यूब पे डाले हैं उसको ध्यान करिए। हम अगले क्लास में मिलते हैं। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। पढ़ेंगे तभी ना मैम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो पढ़िए, पढ़िए तब प्रश्न करिएगा। ठीक। यस।